अगर आपने गवर्नमेंट जॉब करने की ठान ली है या आप सोच रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, तो ये वीडियो मेरे फ्रेंड आपके लिए है। अंत तक देखिए, आपको गारंटी देती हूँ कि आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें पता चलेगी। स्वस्तिक एजुकेशन डूंगरपुर के ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत है। अब मुझे बताइए, कौन नहीं चाहता कि उसको जल्द से जल्द जॉब लग जाए, और मान लो वो जॉब गवर्नमेंट जॉब हो तो क्या बात। तो हम आज इसी बात पे बात करने वाले, 1 साल के अंदर गवर्नमेंट जॉब। आपने बिल्कुल सही सुना, 1 साल के अंदर गवर्नमेंट जॉब। मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं आपको डेटा, प्रूफ एंड एनालिसिस के साथ आज ये बताऊंगी कि 1 साल के अंदर गवर्नमेंट जॉब कैसे ले सकते हैं। आइए देखते हैं। ओके, ये समझने के लिए कि हम 1 साल के अंदर गवर्नमेंट जॉब कैसे ले सकते हैं, हमको सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इंडिया में कितनी टाइप की गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है। अब आपने सोच तो लिया कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, पर कौन सी गवर्नमेंट जॉब करनी है, ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी की। यूपीएससी हैविंग सेड सबसे टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया। क्यों? वैकेंसी कम, हर साल तो होती है, पर सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत वास्ट सिलेबस है, डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा है, और वैकेंसी इतनी कम। तो आपको इतना पूरा समुंदर पीने के बाद में आपको यहाँ पहुँचना है, बहुत मुश्किल है ना। तो अगर आप द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन हो तो ही आपका फर्स्ट गो में ये एग्ज़ाम क्लियर होएगी। अदरवाइज अगर आपने यूपीएससी करने की ठानी है तो आपको पेशेंस, डिसिप्लिन, एक्सटेंसिव रीडिंग, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। पेशेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट तक जाना होता है, तब जाके आपका कभी क्लियर हो पाता है। इसीलिए आपके लिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने यूपीएससी चूज़ किया है। जिनने भी यूपीएससी चूज़ किया है, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। बट हम आज इस पे बात नहीं करने वाले, क्योंकि मैंने कहा हम 1 साल के अंदर जॉब लेने वाले, यूपीएससी 1 साल वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आती है स्टेट एग्जाम्स। हम नेक्स्ट स्टेट एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे। अभी स्टेट एग्जाम्स का प्रॉफिट भी है, लॉस भी है। प्रॉफिट बोले तो वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी आती है, बट लॉस हर साल नहीं आती है, एज पर डिमांड होता है उसका। आज इस साल वैकेंसी आ रही है तो आपको कोई पक्का नहीं है कि नेक्स्ट ईयर आएगी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आएगी या नहीं आएगी। कभी 2 साल में आती है, कभी 5 साल में आती है, कभी 3 साल में आती है। अब जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए रेगुलरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये साल बच्चे ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, अब ये साल एग्जाम आई नहीं, वो नेक्स्ट ईयर की वेट कर रहा है, फिर नेक्स्ट ईयर वेट कर रहा है, उसने जो पीछे पढ़ा है वो भूल जाता है और बोर भी होने लगता है। इतना टाइम में आ ही नहीं रही है एग्जाम, आ ही नहीं रही है। अब मान लो एग्जाम भी आ गई, एक डाउनफॉल और भी है। स्टेट एग्जाम्स में क्या होता है, पेपर लीक हो रहा है या फिर एग्जाम ही कैंसिल हो जा रही है, ये सारे डाउन साइज है। प्लस इसका सिलेबस भी इक्वली इतना ही बड़ा है जितना यूपीएससी का है। लेवल थोड़ा सा कम है, थोड़ा नहीं काफ़ी कम होता है लेवल एज कम्पेयर टू यूपीएससी। बट हमारा जो क्राइटेरिया है 1 साल के अंदर जॉब, उसमें ये वाली एग्ज़ाम भी नहीं बैठती है, ठीक है। तो हमारी एग्ज़ाम स्टार एग्ज़ाम्स कौन सी है, ये है हमारी स्टार एग्ज़ाम्स, बैंकिंग एग्ज़ाम्स, आईबीपीएस और एसबीआई द्वारा ली गई बैंकिंग एग्ज़ाम्स। ये हर साल होती है, एवरी ईयर, और इसकी वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा निकलती है। मैंने 20 से 25 हज़ार मिनिमम लिखा हुआ है, कई साल ये 40 से 50 हज़ार तक भी जाती है वैकेंसीज। ओके, तो सबसे बड़ा अपसाइड, हर साल एग्ज़ाम होनी है, वैकेंसी भी अच्छी खासी निकलती है, और सबसे बड़ा अपसाइड इसमें यह है कि आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। मैं 4 सब्जेक्ट्स कौन से हैं उनके बारे में आगे की स्लाइड में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पर आपको एक मोटा मोटा तौर पे समझ में आ रहा है, यूपीएससी हर साल आती है पर वैकेंसी बहुत कम, सिलेबस बहुत ज़्यादा। स्टेट एग्जाम्स वैकेंसी बहुत ज़्यादा, हर साल नहीं आती है। बैंकिंग एग्जाम्स हर साल आती है, वैकेंसी भी ज़्यादा, सिलेबस भी कम। समझ में आ गया। अभी के लिए हम लोग ये रेगुलेटरी बॉडीज़ की एग्ज़ाम और बैंकिंग की एग्ज़ाम्स को एक तरह से लेके आगे बढ़ते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको आगे की स्लाइड में समझाऊंगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हैविंग सेड दैट, अब हम सबसे पहले ये
बात करते हैं कि एग्ज़ाम दे कौन सकता है। एक बहुत बड़ा भ्रम है अधिकतर बच्चों में कि सिर्फ मैथ्स या कॉमर्स के बच्चे ही बैंकिंग के एग्ज़ाम अपीयर कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब भी नोटिफिकेशन पढ़ेंगे बैंकिंग की एग्ज़ाम का, वो कहता है एनी ग्रेजुएट, एक सेकेंड, क्या कहता है वो? एनी ग्रेजुएट। अब एनी ग्रेजुएट मतलब आपने बीई किया है, आपने बीएससी किया, आपने बीकॉम किया, आपने बीबीए किया, आपने बीसीए किया, नेम एनी ग्रेजुएशन। आपका ग्रेजुएट होना इंपॉर्टेंट है, आप किस स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो वो होना इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आ गई? ये भ्रम तोड़ना, ये भ्रम निकालना बहुत ज़रूरी है कि मैथ्स या कॉमर्स के स्टूडेंट्स ही अपीयर करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम में हो, आप अपीयर कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया एक क्राइटेरिया। दूसरे जो 2 क्राइटेरिया है वो है, एक क्राइटेरिया है परसेंटेज, दूसरा क्राइटेरिया है एज। अब हम परसेंटेज की बात करें उसके पहले ये समझते हैं कि बैंकिंग की एग्जाम्स मोटे मोटे तौर पे 2 तरीके से होती है। ठीक है, एक होती है पीओ के लिए और एक होती है क्लर्क के लिए। पीओ माने प्रोबेशनरी ऑफिसर, आमतौर पे आम भाषा में बोला जाए तो मैनेजर लेवल की एग्जाम, और क्लर्क तो आपको समझ में आती है। ठीक है, तो अगर आपको पीओ की एग्जाम के लिए अपीयर करना है तो आपका मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया होना चाहिए 60%, ये ग्रेजुएशन का है। ओके, और अगर आपको क्लरिकल के लिए अप्लाई करना है तो आपका कोई परसेंटेज क्राइटेरिया है ही नहीं, मिनिमम आपका ग्रेजुएट होना इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये हो गया क्लरिकल के लिए। अब जो हमारा लास्ट क्राइटेरिया आता है वो है एज। एज क्या होनी चाहिए? आपकी कम से कम एज 20 साल होनी चाहिए और आप 30 साल की उम्र तक एग्ज़ाम अपीयर कर सकते हैं। पर इसमें एक कैच है, अगर आप इन कैटेगरीज में हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, माने आपको 33 ईयर्स ऑफ योर एज तक आप एग्ज़ाम अपीयर कर सकते हैं। अगर आप SC ST कैटेगरी से तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। और PWD माने दिव्यांगजन, अगर दिव्यांगजन कैटेगरी से तो आपको 10 साल माने आप 40 साल की उम्र तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। समझ में आ गई? समझ में आ गया? एग्ज़ाम का क्राइटेरिया एक होता है, सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट, एनी ग्रेजुएट, स्ट्रीम इम्पॉर्टेंट नहीं है। दूसरा क्राइटेरिया परसेंटेज, 60% मिनिमम फॉर पीओ, नो परसेंटेज क्राइटेरिया फॉर क्लर्क। ठीक, एंड लास्ट क्राइटेरिया एज 20 to 30, रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए 33, SC ST के लिए 35 और PWD के लिए 40। समझ में आ गई? अब जो मैं कह रही थी आपको डेटा समझाऊंगी मैं कि कैसे, मैं आपको कह रही हूँ कि 1 साल में हो सकता है, हम उस पर मुड़ते हैं। ठीक है, ये जो एग्जाम्स मैंने लिखे हुए 6 एग्जाम्स, ये हर साल होते हैं और इनका सिलेबस जो मैंने आपको 4 सब्जेक्ट्स बताया था, वो 4 सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, या उसको करंट अफेयर्स भी कहा जाता है। ये 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर ये 6 एग्जाम्स निर्भर है। ठीक, आपको ये 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने और आपको ये 6 एग्जाम्स अपीयर कर सकते हैं। अब इसमें अपसाइड ये है, जब मैंने कहा था कि हम अभी के लिए रेगुलेटरी बॉडीज़ और बैंकिंग एग्जाम्स को साथ में लेके चलते हैं, वो इसीलिए क्योंकि रेगुलेटरी बॉडीज़ की जो एग्ज़ाम होती है उनका जो प्रीलिम्स होता है, अभी हम स्टेजेस नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, पर प्रीलिम्स जो होता है, प्रीलिम्स का सिलेबस एग्जैक्टली ये है, यही रहेगा बिल्कुल, ये 4 सब्जेक्ट्स ही रहेंगे इनका प्रीलिम्स। और जो मेंस होता है, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद जो मेंस होना है, उसमें इक्का दुक्का सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं। अब मान लो आप नाबार्ड के लिए दे रहे हो, नाबार्ड एग्रीकल्चरल बैंक का रेगुलेटरी बॉडी है, तो इसमें डेफिनेट सी बात है कि आप इसमें एग्रीकल्चर का सिलेबस बढ़ जाएगा, राइट। अगर आप इंश्योरेंस के लिए दे रहे हो तो आपका इंश्योरेंस का सिलेबस बढ़ जाएगा। और कौन से आते हैं, EPFO, FCI, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मैंने अभी इसमें तो गिनाए भी नहीं है। ये अदर रेगुलेटरी बॉडीज़ में जो मैंने लिखे हैं, इसमें कम से कम 6-7 एग्जाम्स और आती है। तो आप मानो कि आप ये जो 4 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, ये 4 सब्जेक्ट्स पे आप कम से कम 1 साल के अंदर 12 एग्जाम्स के लिए अपीयर कर सकते हैं।
आप समझ रहे हो कि आपके 4 सब्जेक्ट के प्रिपरेशन पे आप 12 एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हो। तो जो मैंने कहा था कि आप 1 साल के अंदर जॉब सिलेक्शन ले सकते हो, मान लो आपने SBI PO क्लियर नहीं किया, मान लो आपने IBPS PO क्लियर नहीं किया, मान लो आपने RRB क्लर्क क्लियर नहीं किया। अब मैं ये निगेटिव्स क्यों बोल रही हूँ, सारे के सारे ये सारे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आते हैं, ठीक है। तो आपने एक फर्स्ट का प्री मेंस नहीं कर पाए, आप सेकंड का प्री मेंस नहीं कर पाए, पर जब तक आपने ये 2 प्री मेंस नहीं कर पाए, आपको समझ में आ गई कि आप गलती क्या कर रहे हो, आपका कहाँ कम पड़ रहा है, राइट। तो आप 3rd 4th 5th एक एग्जाम तो क्लियर करोगे, डेफिनेटली क्लियर करोगे। मैं आपको राइट टेक्निक बताऊंगी, आप डेफिनेटली क्लियर कर पाओगे। और ये जो एग्जाम्स है इनका नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन के 3 मंथ्स बाद इनका प्री मेंस का सेशन चलता है। तो आपको पता चल गया कि 3 महीने बाद मान लो LIC की एग्जाम होनी है, इसमें ये तो कॉमन ही है, आप ये तो पढ़ ही रहे हो, इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड करना है आपको, इंश्योरेंस का ऐड करना है। तो आपके पास 3 महीने मोर देन एनफ होते हैं इंश्योरेंस का पढ़ने के लिए। मान लो आप RBI असिस्टेंट तो बिल्कुल ही सेम है, RBI असिस्टेंट में कुछ भी डिफरेंट नहीं होता है, RBI ग्रेड बी में डिफरेंट होता है, RBI ग्रेड बी में 3 सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि आपको प्रिपरेशन ये 4 सब्जेक्ट्स की करनी है और आपको एग्जाम्स कितनी मिल रही है, कम से कम 12 से 15 एग्जाम्स, ओके। अब हम समझते हैं कि कितने स्टेजेस में एग्जाम होती है, ओके। लेट्स मूव स्टेजेस और सिलेबस, ठीक है। अभी सिलेबस तो हमने देखा था कि 4 सब्जेक्ट्स है। अभी जैसे हमने बात की थी PO और क्लरिकल, 2 इसमें होती है बैंकिंग के एग्जाम्स। अगर आप PO की बात करेंगे तो प्री, मेंस और इंटरव्यू, समझ में आए। प्री में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग। इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग। अब ये क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं। क्वालिफाइंग इन नेचर का मतलब क्या हुआ, इनके मार्क्स आपकी फाइनल लिस्ट में जुड़ते नहीं है, आपको ये एग्जाम प्री सिर्फ क्वालिफाई करनी है। इसके बाद फिर मेंस में क्या होता है, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, GA। एक जो मैंने उसमें मेंशन नहीं किया है वो है कंप्यूटर। अभी देखिए बहुत जाहिर सी बात है कि आजकल कोई भी ऑफिस बचा नहीं है जो पेपर पे वर्क करता है ना, जिसका पूरा जो भी काम दाम है वो पेपर पे चलता है। आजकल सब डिजिटाइज है, तो आपको कंप्यूटर आना तो बहुत जाहिर सी बात है, आपको आना ही चाहिए। तो बेसिक, बहुत ही बेसिक नॉलेज पूछा जाता है आपको कंप्यूटर का। मान लो शॉर्टकट कीज पूछ लेंगे, या अब आपको सिलेबस अभी नहीं बता पाऊंगी, पर मैं आपको बताती हूँ बहुत ही बेसिक सा नॉलेज आपको पूछा जाता है, ठीक है। और कुछ 10 या 15 क्वेश्चंस होते हैं कंप्यूटर के, इससे ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। और फिर इंटरव्यू PO केस में होता है, ओके। अब क्लरिकल में क्या होता है, क्लरिकल में सिर्फ प्री होता है और मेंस होता है, इंटरव्यू का पार्ट होता ही नहीं है, और ईजी हो गया। इसलिए मैं कहती हूँ क्लरिकल बहुत ईजी है। बैंकिंग की एग्जाम, अभी क्लरिकल 3 टाइप का क्लरिकल तो हो ही रहा है, जैसे हमने देखा था यहाँ पे इस स्लाइड में। देखो SBI का क्लर्क हो रहा है, IBPS का क्लर्क हो रहा है, IBPS RRB का क्लर्क हो रहा है ना। तो मान लो आपको PO टफ लग रहा है तो क्लरिकल तो आपका निकल ही रहा है ना, ओके। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गई थी आपको, वो है कि अगर आप PO का मेंस दे रहे हो तो PO के मेंस में डिस्क्रिप्टिव भी आता है। SBI और IBPS PO के इसमें डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव क्या है, आपको ये जो बाकी एग्जाम्स है ये MCQ फॉर्म में आती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये जो डिस्क्रिप्टिव है इसमें आपको कोई 1-2 टॉपिक दिया जाएगा, उन पे आपको ऐसे लिखना है, या एक लेटर दिया जाएगा, आपको कंटेंट दिया जाएगा कि आपको इन अथॉरिटी को लेटर लिखना है, तो आपको लेटर या ऐसे ये टाइप करना है। ये होता है डिस्क्रिप्टिव में, ओके। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब आपको स्टेजेस और सिलेबस समझ में आ गई एग्जाम की। अब हम देखते हैं गेम चेंजिंग टेक्निक। देखिए मैंने यहाँ पे डेटा लिखा कि 40 से 50 हज़ार वैकेंसीज निकलती है, पर हर साल अपियर करने वाले स्टूडेंट्स कितने, मिनिमम 4 से 5 लाख स्टूडेंट्स तो हर साल अपियर करते ही करते हैं। और वैकेंसी भी, अब मान लो हम 30,000 पकड़ते हैं, 30 से 40 हज़ार वैकेंसी है और अपियर करने वाले स्टूडेंट्स 4 से 5 लाख, तो सबको तो मिल ही नहीं है जॉब। जिनको मिल रही है उनका क्या डिफरेंट है, उनका टेक्निक डिफरेंट है सर। क्या कर रहे हैं वो टेक्निक सही यूज़ कर रहे हैं।
अभी वो टेक्निक में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो गेम चेंजिंग टेक्निक है वो है प्रिपरेशन का स्टार्ट। अगर आपने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की, 80% बच्चे गलती यहाँ करते हैं कि वो प्री की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। अब प्री और मेंस की एग्जाम के बीच में 1 महीने का गैप होता है। 1 महीने में आप मेंस की प्रिपरेशन पूरी की पूरी कर नहीं सकते, है ना। तो आपको प्री और मेंस की प्रिपरेशन साथ में करनी है। आपको स्पेसिफिकली बोलूँ तो आपको सिर्फ मेंस की प्रिपरेशन करनी है। अब आपने हाई लेवल की प्रिपरेशन कर ली तो लो लेवल तो आपका इजीली निकल ही जाना है। आपने प्रिपरेशन करनी है मेंस की, प्री आपका केक वॉक हो जाएगा। ओके, समझ में आ गई। फर्स्ट टेक्निक, आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है, प्री की नहीं। दूसरी टेक्निक क्या है, बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी पार्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो आप, पेपर पेन पे प्रैक्टिस कर रहे हो। अब ये एग्जाम्स होती है MCQ ऑनलाइन और टाइम बाउंड होती है, तो इसमें टाइम एंड एक्यूरेसी, ये जो दो चीज़ें, पहला है टाइम, दूसरा एक्यूरेसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वो कैसे लाओगे, प्रैक्टिस से। अगर आप पेज पे प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको टाइम ही नहीं पता चल रहा है कि आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपने कितना टाइम इन्वेस्ट किया। इसलिए आपको सेक्शनल मॉक्स ऑनलाइन देना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चे ऐसा करते हैं कि वो अगर एग्ज़ाम आ रही है, एग्ज़ाम आने के 15 डेज़ पहले या 1 मंथ पहले मॉक्स सॉल्व करना चालू करते हैं, तब तक वो बहुत लेट हो गए हैं। आपको मॉक्स स्टार्ट 3 मंथ्स पहले से करनी है। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये है 2 गेम चेंजिंग टेक्निक। इसके अलावा आपको मोटिवेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि आपकी कम से कम 12 से 15 एग्जाम्स आ रही है। अब मान लो आपने पहले 2 एग्जाम्स दिए, आपका क्लियर नहीं हो पाया, आप डीमोटिवेट हो गए। अब डीमोटिवेट हो गए तो आप क्या हो गए, डिप्रेस हो गए। डिप्रेस हो गए, आपने 1 हफ्ता टेंशन में, दुख में यही निकाल दिया कि मेरा हो नहीं रहा है, मेरा हो नहीं रहा है। आपने 1 हफ्ता बर्बाद कर दिया। मैंने क्या बोला, इन एग्जाम्स में टाइम इज़ ऑफ एसेंस। 1 हफ्ता बहुत बड़ा टाइम होता है। आपको 6 महीने पूरे आपके बिल्कुल प्रिपरेशन में झोंक देने हैं। और देखिए, मैं आपको एक टाइम टेबल बता रही हूँ। जून के आसपास आता है इनका नोटिफिकेशन और अगस्त से स्टार्ट होती है प्रीलिम्स। तो जो आपके पास अभी 6 महीने बचे हैं, आपको इसमें पूरी अपनी प्रिपरेशन कर देनी है। बिल्कुल कोई आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, फुल फोकस। हमको 1 साल के अंदर जॉब मिलना है। अब मैंने आपको बता दिया 1 साल के अंदर कैसे मिलने वाला है। आपकी बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसी है, 4 सब्जेक्ट्स की है। कितने एग्जाम्स मिल रहे हैं, कम से कम 12 से 15 एग्जाम्स मिल रहे हैं। वैकेंसी भी काफ़ी सारी। अगर आपने राइट प्रिपरेशन राइट टाइम पे राइट चीज़ की, आपकी बिल्कुल होनी है। अब मैं ये एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने 1 साल में सारी एग्जाम्स, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स 1 साल में आई हैं, जिस टाइम पे मैंने अपेयर किया था, मैंने सारी क्लियर की हुई है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, मैं आपको अपनी टेक्निक्स शेयर करूँगी। समझ में आई। राइट गाइडेंस। अब देखिए, ज्ञान यूट्यूब पे, गूगल पे फ्री में मिल रहा है। आपको ज्ञान तो मिल रहा है, वहाँ क्या नहीं मिल रहा है, वहाँ आपको गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, आपको मेंटोरशिप नहीं मिल पा रही है। वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे आपको ज्ञान मिल रहा है। अब मान लो आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, पर कोई एक छोटी सी चीज़ है जो आपको बग कर रही है कि ये कैसे हो रहा है, इसको कैसे किया जाता है, इसका कैसे आ रहा है। आपको ऑनलाइन ज्ञान मिल रहा है, मेंटोरशिप नहीं मिल रही है। राइट, मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे तो एरे गेरे ज्ञान देने वाले आपके मेंटोर बन के काफ़ी आ जाएंगे, पर आपको ये चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बिल में इन्वेस्ट कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो। मैंने एक कहावत बहुत अच्छी सुनी थी कि सम पीपल आर इन्वेस्टमेंट, सम पीपल आर बिल्स, चूज वाइजली, है ना। आपको मेंटर्स बहुत अच्छे से चूज करने हैं। ओके, राइट गाइडेंस इज द की। अब हैविंग सेड दिस, अब हमारा ये पूरा पिक्चर क्लियर हो गया कि मैंने क्यों कहा बैंकिंग 1 साल में आप जॉब ले सकते हो, है ना। ये सब क्लियर हो गया। अब मुझसे पूछोगे आप कब स्टार्ट करना है, नाउ इज द बेस्ट टाइम। देखिए, टाइम इज ऑफ एसेंस, मैंने पहले भी कहा है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी बहुत अच्छा। अब मैं एक चीज़ ना हमेशा जो फाइनल ईयर ग्रेजुएट्स हैं उनको कहती हूँ कि अगर आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। क्यों?
आप जब तक आपका फाइनल ईयर फिनिश करेंगे, साइड बाय साइड आप प्रिपरेशन कर रहे हो आपके जॉब की, जून जुलाई अगस्त से आपका सेशन, जो भी एग्ज़ाम्स का सेशन स्टार्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल को इसका रिजल्ट आता है। एवरी ईयर 1 अप्रैल, फूल नहीं बनाते वो लोग, 1 अप्रैल को ही रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। अगर आपने 1 अप्रैल को 2025 को आपको जॉब मिल गई, यू कैन बी द यंगेस्ट MD एंड CEO ऑफ सम बैंक। मैं इस चीज़ को बहुत ल्यूक्रेटिव वे में बताती हूँ। अगर आपने जितना जल्दी एज में आपने ये चीज़ पा ली, उतनी जल्दी आपके प्रमोशंस होंगे, उतना जल्दी आपको चीज़ें समझ में आएगी और चीज़ें अच्छे से मिलेगी। ओके, समझ में आया? अब स्वस्तिक एजुकेशन डूंगरपुर के इंस्टीट्यूट में हम एक वर्टिकल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बैंकिंग प्रिपरेशन का। आपको, अगर आप हमारे साथ में जुड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको टीचिंग मिलेगी एक्सपर्ट्स द्वारा। आपको जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाएगा वो एक्सपर्ट्स द्वारा पढ़ाया जाएगा। मैंने जैसे कहा था पहले, आपको मोटिवेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे मोटिवेटेड रहेंगे? हम आपको गेस्ट लेक्चर्स मिलवाने वाले हैं। आपको गेस्ट लेक्चर्स मिलेंगे। गेस्ट लेक्चर्स बाय हुम? किससे मिलेंगे गेस्ट लेक्चर्स? उन लोगों से जिनने ये एग्ज़ाम प्रिपेयर की है और अब वो अपने अपने पद पे कार्यरत है। वो आएंगे, आपसे अपनी डिफ़िकल्टी शेयर करेंगे कि उनने एग्ज़ाम देते हुए उनको क्या डिफ़िकल्टीज़ आई, उनने उसको कैसे ओवरकम किया और कैसे वो आज अपने अपने पद पे कार्यरत है। हो सकता है कई बार कि सेम डिफ़िकल्टी आपकी भी हो और आप सुनने से आपको ओ सही बात है यार, ये तो मेरे साथ भी हो रहा है और मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। फिर मैंने कहा आपको मॉक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने मान लो मॉक्स दे दिया, आज के दिन मॉक दिया, 20 में से आपको 10 मिल रहा है, आपने सोचा ठीक है चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, पर आपने एनालाइज नहीं किया, या एनालाइज कर लिया पर आपको सही तरीका नहीं पता एनालिसिस करने का, तो हम वो भी आपको गाइडेंस देने वाले हैं। हम आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस का गाइडेंस भी देने वाले हैं। और एट द लास्ट, आई एम वेरी श्योर कि हमारे इंस्टीट्यूट से हम मैक्सिमम बच्चे सिलेक्शन करवा के देंगे। PO का सिलेक्शन होता है तो आपको इंटरव्यू का, मॉक इंटरव्यू के पैनलिस्ट द्वारा आपका इंटरव्यू मॉक भी कराया जाएगा। जो पैनलिस्ट है वो हम एक डेडिकेटेड एक्सपर्ट पैनलिस्ट का ग्रुप लेके आएंगे और आपको उनके द्वारा इंटरव्यू करवाया जाएगा, मॉक इंटरव्यू। सो हैविंग सेड दैट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको कुछ वैल्यूएबल नॉलेज मिलता है तो लाइक करिए वीडियो को, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनको लग रहा है, जो आपको लगता है कि उनको इस वीडियो की ज़रूरत हो। एंड अगर आप इससे अग्री करते हैं तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। फॉर एनी हेल्प एंड गाइडेंस प्लीज़ डू कॉल एंड बी इन टच विथ स्वस्तिक एजुकेशन। थैंक यू सो मच।